नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम एक बेहद ही खास स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 10 दिनों की अगर बात करें तो करीब 30% तक की गिरावट हमें कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में देखने को मिली और करीब 24,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो वाइप आउट हो चुका है। इन्वेस्टर्स जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इस समय तकलीफ है, वो स्टॉक को लेकर काफ़ी चिंतित है कि क्या यहाँ से और भी गिरावट आ सकती है, क्या उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग को लेकर के भी काफ़ी सारी चिंताएं हैं। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं संदीप ग्रोवर जी। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। संदीप सर, सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं कि आखिर जो ये शार्प गिरावट आ रही है, जो वो जानना चाह रहे हैं कि ये गिरावट के पीछे की वजह क्या है और ओवरऑल जो ये सिनेरियो है ये है क्या मामला पूरा। पहले अगर आप स्टॉक की बात करें, स्टॉक में जो आप कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गिरावट हुई, पहले वो समझ लीजिए कि आखिर गिरावट कितनी हुई है। देखिए 10 दिन से स्टॉक लगातार गिर रहा है और उसमें केवल एक ही दिन था जब इसमें एक पॉजिटिविटी 4% का अपमूव था। तो 10 दिन की जो गिरावट है उसमें केवल एक ही दिन था जब ये पॉजिटिव बंद हुआ। तो 9 दिन से आप कह रहे हैं कि 10 में से 9 दिन ऐसे हैं जिसमें स्टॉक में हमने गिरावट ही बनती हुई देखी और 10 दिन में 34% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी शेयर में देखने को मिल चुकी है। 2 जनवरी की क्लोजिंग आप देखिए 787 रुपये 90 पैसे की थी। वैसे इंटरडे हाई 795 रुपये के आसपास का था। तो 787 से लेकर आज जब मैंने लास्ट देखा था तो 518 रुपये 10 पैसे का लो अगर आप पकड़ें तो वहां से 787 से लेकर 510 रुपये 18 रुपये तक का जो फॉल है वो आप देखेंगे तो आपको करीब करीब 34% के आसपास की जो गिरावट है वो इस शेयर में 10 दिन में नजर आएगी, जिसमें एक दिन का जो एक गेन का मामला है वो भी आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो 15 तारीख यानी कि बुधवार को इसमें एक 10% का सर्किट भी लग गया था, निचला सर्किट लगा था, लेकिन क्लोजिंग लोअर सर्किट पे नहीं हुई थी, थोड़ी सी रिकवरी होगी। लेकिन ओवरऑल जो बायस है, जो ट्रेंड है स्टॉक में पिछले 10 दिन से आप देखें तो गिरावट का ही 10 में से 9 दिन कमजोरी वाला मामला रहा है और हायर लेवल से ये शेयर करीब 34% के आसपास फिसल चुका है। बिल्कुल संदीप सर, ये स्टॉक के मूवमेंट की बात हो गई। अब हम अगर जो ऑडियंस है जो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो प्रमोटर्स हैं क्या उनकी भी हिस्सेदारी में कोई कमी आई है इस समय पर? कमी केवल 5 बेसिस पॉइंट की है, लेकिन दिक्कत जो है प्रमोटर की हिस्सेदारी को लेकर वो ये है कि जिस लेवल पर उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई थी भाव उसके भी नीचे फिसल चुका है। दरअसल इनके एक प्रमोटर हैं TS कल्याण रमन, उन्होंने करीब 2.36% स्टेक इस कंपनी का खरीदा था। अगस्त 2024 की बात है जब ये वॉरबर्ग पिंकस से हिस्सेदारी खरीदी गई थी और 535 रुपये के भाव पर 1300 करोड़ रुपए खर्च कर ये जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर्स की ओर से खरीदी गई थी। अब सवाल निवेशकों के मन में इस तरह के उठ रहे हैं कि खरीद भाव जो प्रमोटर्स का था उसके नीचे अगर शेयर फिसल गए तो क्या प्रमोटर और खरीदेंगे? क्या लोगों को कॉन्फिडेंस लाने के लिए या लोगों का भरोसा वापस दिलाने के लिए क्या प्रमोटर्स की ओर से और खरीदारी होगी? क्योंकि जिस भाव पे उन्होंने खरीदा था उसके भी नीचे शेयर आ गया, तो जिस भाव पे वो बुलिश थे उसके नीचे मिल रहा है, तो क्या प्रमोटर्स की ओर से और खरीदारी होती हुई नजर आएगी नहीं आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और खास तौर पर तब स्पेशली जब सिनेरियो इस तरह का है कि रिटेल निवेशकों की संख्या जो है कंपनी में उसमें काफ़ी तेज इजाफा हुआ है। पिछले साल दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देखिए और अब का नंबर आप देखेंगे तो आपको जो संख्या है, जो टोटल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं 2 लाख से कम वाला जो नंबर होता है वो आप देखेंगे तो 50% बढ़ता हुआ दिखा है। पिछले साल इसी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो 3,64,000 रिटेल इन्वेस्टर्स थे कंपनी में, वो संख्या अब बढ़कर 5,60,000 के पार पहुंचती हुई दिखी है। तो 50% का नंबर रिटेलर्स का बढ़ा है और उसके साथ साथ स्टॉक में ऐसा फॉल आना तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में चिंता सवाल तो उठते ही होंगे। और ये जो सवाल है इसी चीज को लेकर है कि क्या प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे? अगर वो 535 पे बुलिश थे तो क्या 518, 520 या 500 के आसपास क्या उनकी ओर से और खरीदारी होगी जिससे निवेशकों को भरोसा मिले, कॉन्फिडेंस मिले? बिल्कुल संदीप सर, और ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से संदीप सर ने क्लियर भी कर दी कि पिछले कुछ समय में जो रिटेल पार्टिसिपेंट हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ी है इस काउंटर के अंदर, कल्याण ज्वेलर्स के अंदर। और एक और चिंता जो सर जो हमारे निवेशक हैं वो जता रहे हैं वो ये है कि जो प्रमोटर्स ने अपना कुछ जो स्टेक था वो जो गिरवी रखा था उसको लेकर के क्या कुछ है और क्या वो भी दिक्कत आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है? इनफैक्ट क्लैरिटी अवेटेड है कि आखिर ये जो हिस्सेदारी गिरवी रखी गई है उसका मतलब क्या है, किसको रखी गई है, कब तक इसकी जो टाइमलाइन है इसको छुड़वाने की जो मैनेजमेंट की ओर से आती है, ये हर कोई जानना चाहता है। क्योंकि आपको बता दें वॉरबर्ग पिंकस के साथ जो डील हुई थी उसके बाद प्रमोटर्स का हिस्सा बढ़कर 62.85% पर पहुंच गया था। इससे पहले अगर आप देखें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी जून क्वार्टर में 60.59 थी, वो फिर बाद में बढ़कर 62.90% हुई। और पिछले साल अगस्त में ये डील हुई थी तो इनफैक्ट आप देखेंगे उस समय सितंबर क्वार्टर में ये 60.55% हिस्सेदारी होल्ड करते थे, तो वहां से अब ये आ गए हैं ऑलमोस्ट 63% के आसपास। लेकिन इसमें कैच ये है कि ऑलमोस्ट 20%, 19.32% टू बी प्रिसाइज, अगर आप दिसंबर क्वार्टर का भी नंबर देख लेंगे तो इतनी हिस्सेदारी आपको गिरवी नजर आएगी, यानी कि जितना हिस्सा वो होल्ड करते हैं उसमें से लगभग 20% हिस्सा उन्होंने गिरवी
रखा हुआ है, क्यों रखा है, किसके पास रखा है, टाइमलाइन क्या होगी, कब ये हिस्सेदारी छुड़वाई जाएगी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर निवेशक काफी नर्वस हैं और क्लैरिटी भी चाहते हैं कि आखिर क्यों ये हिस्सेदारी गिरवी रखी गई है, मंशा क्या है उसके पीछे, और प्रोमोटर्स क्या टाइमलाइन के साथ चल रहे हैं, कब तक ये हिस्सेदारी जो गिरवी रखी गई है उसको छुड़वाया जाएगा। और इनफैक्ट आप देखिए सितंबर क्वार्टर से लेकर दिसंबर क्वार्टर के बीच में कोई भी चेंज नहीं आया, जस के तस है जो गिरवी शेयर रखे हुए हैं। ये भी एक कंसर्न है, एक चिंता है निवेशकों के मन में, जिसका वो सवाल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पर जैसे कि हमने समझा कि जो प्रमोटर्स हैं उनकी जो गिरवी रखी हुई हिस्सेदारी है उसको लेकर के कोई टाइमलाइन नहीं है कि वो कब तक उसे वापस छुड़ा सकते हैं, लेकिन अब जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो कुछ सवाल थे वो यहाँ पर क्लियर होते हुए नजर आए। लेकिन अगर आप ऐसे किसी फंड में निवेश करते हैं जो कि वो फंड कल्याण ज्वेलर्स में आपका पैसा निवेश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम जानना चाहेंगे संदीप सर कि म्यूचुअल फंड्स का जो हिस्सा है जो कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्ट करता है उनमें क्या कुछ हो रहा है और पिछले कुछ महीनों में क्या कुछ एक्शन हमें देखने को मिला म्यूचुअल फंड्स में। देखिए म्यूचुअल फंड्स की जहाँ तक बात है तो म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे तो आपको स्टेबल नजर आएगी। मैं आपको डीआईएस का नंबर दे देता हूँ, 11.75% था जून क्वार्टर में, वो बढ़कर 13.74% हुआ, यानी कि 14.25% के आसपास, और वो नंबर एक्चुअली डिक्लाइन होकर आ गया 13.58%। ये जो दिसंबर का रिसेंट जो अपडेट आया था कंपनी की ओर से शेयर होल्डिंग पैटर्न का, उसमें ऐसा देखने को मिला है। अब इसमें अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो पूरा डीआईएस की बात होगी, अगर आप केवल म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उनके पास 12.25% स्टेक था, वो 12.25% पर अभी भी स्टेबल है, स्थिर है। अब ये स्टेबिलिटी तो वैसे आप कहेंगे कि नंबर अच्छा है कि स्टेबिलिटी है, लेकिन दिक्कत की बात यह है इसमें कि मोतीलाल ओसवाल की ओर से उनकी कई स्कीम्स के जरिए ये जो क्वार्टर है, तीसरी तिमाही जो है, उस दौरान अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी। उसके बावजूद अगर म्यूचुअल फंड का हिस्सा 11.75% पर स्टेबल है तो किसी ने तो बिकवाली करी होगी, तभी तो मोतीलाल ओसवाल की जो नंबर है वो खरीदारी के बावजूद भी नंबर 11.75% पर स्टेबल है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे एक एमओएसएल का मिड कैप फंड है, वो करीब 6.3% इस कंपनी में होल्ड करते हैं और उनके पास और अपसाइड की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड में एक लिमिट होती है कि आप अपने एयूएम का 10% से ज़्यादा किसी एक स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो भले ही कंपनी की 6.3% स्टेक है, लेकिन उनके एयूएम का अगर आप देखेंगे तो 10% ऑलरेडी वो होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी में मिला के। तो एक स्टॉक की जो लिमिट है 10% के एयूएम की, उतनी हिस्सेदारी वो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा वो बाइंग नहीं कर सकते हैं शेयर में। और दूसरी ओर ये भी है कि मोतीलाल ओसवाल ने इनफैक्ट इस शेयर को लेकर बाय रेटिंग रिलीज की हुई है। 875 रुपए का उनका टारगेट है और ये जो टारगेट है वन ऑफ द हाईएस्ट है। अगर आप जितने भी ब्रोकर्स की रिपोर्ट है जो कवर करते हैं स्टॉक को, वन ऑफ द हाईएस्ट टारगेट उन्होंने दिया है 875 रुपए का। और यहीं तक सीमित नहीं है मामला, आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके अगर आप डिटेल्स में देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल के अलावा सुंदरम म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के पास भी 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी आपको नजर आएगी। तो बड़े पैमाने पर कुछ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड हैं। मोतीलाल ने स्टेक बढ़ाया भी है कंपनी में, उसके बावजूद अगर म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 12.25% पर स्टेबल है, ये भी एक दिक्कत की बात है जो कि निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा पिंच कर रही है। बिल्कुल सर। और आई थिंक अब जो एक मेन जो फैक्टर है यहाँ पर जो हमारे ऑडियंस को जानना बेहद ज़रूरी है, और आपने सर बहुत ही बेहतरीन रिसर्च भी करी है, तो आई थिंक कि जो ये आखिरी सवाल है हम इसको भी क्लैरिफाई करते हैं कि आखिर ये कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही है और इसकी वजह क्या है, मेन एक्चुअल वजह क्या है। क्योंकि लगातार ऑडियंस जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप इसे ढूंढ रहे होंगे, इन कई सारे सवालों का आप जवाब ढूंढना चाह रहे होंगे, आपको एक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, लेकिन राइट हियर मनी 9 पर हम आपके सभी सवाल जो आपके दिमाग में इस समय चल रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के, उस सबको हम क्लैरिफाई करेंगे। तो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा कि आखिर कल्याण ज्वेलर्स में ये गिरावट क्यों आ रही है। देखिए इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कोई लोग कोई इसका रीजन असाइन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल अगर आप गिरावट का टाइमलाइन देखेंगे तो जैसे ही इन्होंने अपने Q3 के बिजनेस अपडेट्स जारी किए थे उसके बाद से ही आप देखिए शेयर गिर रहा है। हालांकि बिजनेस अपडेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं था, खराब कुछ भी नहीं था, नंबर स्ट्रांग आए थे। पहले आपको नंबर्स ही बता देते हैं। इनफैक्ट जो बिजनेस अपडेट्स आए थे उसमें कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आप देखिए इनका 39% बढ़ा था, और भारत की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्ट्रांग थी 41% की। मिडिल ईस्ट के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग आए थे, और तिमाही के दौरान जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थी इनकी वो भी 24% थी। साल दर साल जो इन्होंने रिपोर्ट करी थी वो भी काफ़ी स्ट्रांग थी। तो एक तो जो फेस्टिवल सीजन था, दूसरा जो वेडिंग सीजन बहुत मजबूत रहा, उसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा था। 24 स्टोर्स इन्होंने खोले थे, Q3 का जो अपडेट दिया है, और जो मौजूदा क्वार्टर यानी कि Q4 में भी इन्होंने गाइडेंस दिया है कि 30 नए स्टोर से खोलने की इनकी योजना है। तो बिजनेस अपडेट्स बहुत मजबूत थे किसी भी लिहाज से देखिए, चाहे कंसोलिडेटेड, चाहे इंडियन रेवेन्यूज की बात करें, गोल्ड ज्वेलरी की बात करें, स्टडेड ज्वेलरी की बात करें, सब में नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग थे। लेकिन उसके बावजूद जो स्टॉक गिरा है उसके पीछे की वजह यह है कि कुछ अटकलें हैं। एक तो IT की छापेमारी की, और दूसरी अटकलें ये हैं कि इन्होंने अपनी जो इन्वेंट्री है उसका ओवर वैल्यूएशन किया है।
हालांकि इस चीज़ को लेकर मैनेजमेंट की सफाई भी आई है, उन्होंने क्लैरिटी दी भी है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, ना तो आईटी की कोई छापेमारी हुई है, ना ही कोई इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन हुआ है, दोनों चीज़ों का उन्होंने खंडन किया है। लेकिन निवेशकों के मन में आप देखेंगे तो कोई राहत नहीं है। इनफैक्ट वो काफ़ी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और डर इस बात का है कि जब शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होकर आएगा तो उसमें शायद ये ना आ जाए कि एफआईएस की ओर से शायद बिकवाली हो रही है, क्योंकि एफआईएस की ओर से अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर आप देखेंगे पिछली 3 तिमाही से, तो 12.25%, माफ़ कीजिए, एफआईएस की जो हिस्सेदारी थी वो 21% के आसपास थी। वो जून क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। सितंबर क्वार्टर में घटकर वो 16.5% पर पहुंच गई, लेकिन सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर के बीच में आप देखिए 16.5% पर उनका हिस्सा पहुंचा है, 16.5% वाला, तो ऑलमोस्ट 0.1% की हिस्सेदारी उनकी ओर से बढ़ाई गई है। अब बिजनेस अपडेट्स आने के बाद अगर ऐसी कोई दिक्कतें हुई हैं, जिस रफ्तार पर शेयर गिरा है, ऐसा डर है बाजार में कि शायद एफआईएस की ओर से कुछ जो शेयर्स हैं वो ऑफलोड किए गए, जिस वजह से शेयर में गिरावट देखने को मिली। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक दिक्कत यही है, अभी तक जो अटकलें हैं वो यही है कि एक तो आईटी की छापेमारी और दूसरा इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन, जिसको मैनेजमेंट ने डिनाई किया है, उसके बावजूद भी शेयर गिर रहा है। बिल्कुल सर, इसके बाद हम बस ये डिस्कस करना चाहेंगे कि अब कल्याण ज्वेलर्स का शेयर क्यों गिरा, ये हमारे निवेशकों को पता चल गया, लेकिन उनका अगला सवाल यही होगा इसके बाद कि आखिर अब क्या करें, क्या बने रहें, इसको होल्ड करके रखें, बेच दें, निकल जाएं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, और इनफैक्ट हमने डिफरेंट व्यूज़ इस पर लेने की कोशिश करी। आज सुबह जब हम सुबह का शो कर रहे थे, 8:30 बजे ओपनिंग बस कर रहे थे, तब हमारे साथ वीएलए अंबाला जुड़ी थी, उनके सामने भी मैंने शेयर सवाल रखा था, और इसलिए रखा था क्योंकि कई दिनों की गिरावट के बाद आज इस शेयर में बाउंस बैक दिख रहा था। मार्केट का मूड अच्छा था, स्टॉक ने बाउंस बैक करना शुरू किया, हालांकि अब ये शेयर ऊपरी स्तरों से गिर गया। उनका भी यही कहना था कि आप इस स्टॉक में निवेश ना करें, केवल ट्रेडिंग के नजरिए से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर में आप पोजीशन बनाएं, और वो सही साबित हुई भी है कि इनफैक्ट शेयर हाई लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाया, हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मैंने अंशुल जैन जी से भी बातचीत करी, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च है। उनका ये कहना है कि 570 के करीब मिले तो उछाल पर आपको इस शेयर में बिकवाली करके चलनी चाहिए। 635 रुपए का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। उनका तो ये मानना है कि स्टॉक 335 रुपए तक भी गिर सकता है। यहीं पर नहीं रुके हमने एक और एनालिस्ट से भी बातचीत करी, स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के जो हेड ऑफ रिसर्च हैं संतोष मीना जी। उनका ये कहना है कि आप शेयर को होल्ड करें अगर आपके पास है, और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं वो चाहें तो इसको खरीद भी सकते हैं। उनका थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है, वो कह रहे हैं कि शेयर को आप 480 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 625 रुपए तक अपसाइड की उम्मीद में जरूर खरीद के चल सकते हैं। 625 का इनका टारगेट है, और 635 रुपए का अंशुल जी ने स्टॉप लॉस लगाने की बात की है, तो वहीं से शायद फिर से ये स्टॉक घूम सकता है, और 625 रुपए का टारगेट लेकर आप 480 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर संतोष मीना जी का मानना है कि आप शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन फिर मैं वीएलए अंबाला वाली बात पे ही आऊँगा। वो कह रही थी कि आप इसमें निवेश ना करें, केवल ट्रेडिंग के लिए आप इसमें पोजीशंस बना के चल सकते हैं। तो अगर आपका लगाव है इस शेयर को लेकर, आपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, तो ऐसा ना सोचें कि निवेश के लिए और ऐड कर लें या फिर इसमें पोजीशंस बना लें। केवल ट्रेडिंग के लिए आप इसमें बेट्स ले सकते हैं, और जो स्टॉप लॉसेस आपको बताएंगे, जो टारगेट बताए गए हैं, उसको आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच सर, संदीप सर, आपने इतने बेहतर तरीके से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, और जो हमारी ऑडियंस है, उनको कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के जो भी तकलीफें हैं, जो भी आपके दिमाग में सवाल हैं, उन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संदीप सर ने क्लैरिफाई किया। थैंक यू सो मच सर। और जो भी हमारी ऑडियंस है, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि आपके जितने भी सवाल थे म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी को लेकर के, प्रमोटर्स की होल्डिंग को लेकर के, 30% की जो गिरावट आई उसे लेकर के, इन सभी बातों को हमने क्लैरिफाई किया, और साथ ही आपको अलग अलग जो हमारी रिसर्च एनालिस्ट हैं उनके व्यूज़ भी बताए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से अपनी कॉल लेनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की आप सलाह ले सकते हैं। सारी चीज़ें हमने आपको क्लैरिफाई कर दी, फंडामेंटली क्या चल रहा है, उनके बैलेंस शीट में क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अलग अलग जो रिसर्चर्स हैं उनके व्यूज़ भी आपके सामने हैं। अब आप यहाँ से कल्याण ज्वेलर्स को लेकर अपना फैसला बना सकते हैं, और ऐसी और रिपोर्ट्स, ऐसी और स्टॉक फॉल्स और शेयर मार्केट में जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उनको लेकर के हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मनी 9।